प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपने अपने एक ट्वीट के अंदर ये कहा कि ये जो कोरोना की सेकंड वेव है ये पहली वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें अमवात पहली वेव से ज़्यादा हो सकती हैं, ज़्यादा महलिक है। क्या वजह है इसकी? जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसके दो सोर्सेज हैं। एक तो ये कि हमारी पहली वेव क्या थी, और दूसरा सोर्स ये है कि हमारे दूसरे ममालिक के अंदर जो सेकंड वेव आई और उसका जो अगर मुआवजा करें पहली वेव से तो उसमें क्या फ़र्क है। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि सेकंड वेव में रिकॉर्ड केसेस, रिकॉर्ड अमवात हुई हैं दूसरे मुल्कों के अंदर। तो लिहाजा कोई वजह नहीं ये सोचने की कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता वो ममालिक के जिन्होंने सही वक्त पे सही इंटरवेंशंस की, वो इस नुकसान को कम से कम तर लाने में कामयाब रहे, और जिन्होंने नहीं की वहाँ पे क्यास है, और सूरत हाल आपके सामने। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो टेस्टिंग है हमारी, उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। उनमें सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन, मैं इससे 2-3 सवाल आपसे करना चाहूँगा टेस्टिंग के हवाले से। पहला सवाल मेरा ये है कि इस वक्त जो हमारा स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, वो कितना ठीक है, कितना गलत है? क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जा रहा है कि टेस्ट हम यहाँ पर करते हैं, हमारे जानने वाले, या अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से बाहर जाती है, वहाँ जाकर टेस्ट कराते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आता है, वहाँ जाकर पॉजिटिव आ जाता है। यानी दुनिया में अगर कोई एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग मौजूद है, कोई क्रेडिबल टेस्टिंग मौजूद है, वो हमारी इस टेस्टिंग को रिजेक्ट कर रही है। ये तो बड़ी गलत स्प्रेड इन्फॉर्मेशन हो रही है, स्टैटिस्टिक्स भी गलत हो रहे हैं। नहीं, तो इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। पहले एक बात समझ लें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डोमिनेंट टेस्टिंग हो रही है वो पीसीआर टेस्टिंग हो रही है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है कोरोना वायरस के डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये समझ लें कि दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसकी 100% करेक्टनेस हो। टेस्ट जो होते हैं उनकी सेंसिटिविटी होती है, उनकी स्पेसिफिसिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर 100% किसी टेस्ट का नहीं है तो इसका मतलब है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। ये जिस तरह इस पीसीआर टेस्ट की अफादियत यहाँ पे है, इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी है। लिहाजा इसके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में पीसीआर टेस्ट के रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं या नहीं ठीक आ रहे। Having said all this, एक मुझे इजाज़त दीजिए एक और सवाल की। हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है टेस्टिंग की, वो तकरीबन 70,000 के करीब हमने सुना, देखा, पढ़ा कि 70,000 टेस्ट हम कर सकते हैं पर डे। तो हमारी टेस्टिंग फिर क्यों कम हो गई? अब टेस्टिंग एक अंदाजे के मुताबिक करीबन 40-45,000 के करीब हो रही है, तो हम अंडर टेस्टिंग क्यों जा रहे हैं? हाँ जी, इसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो कैपेसिटी है, जो मुझे लास्ट फिगर पता है एनसीओसी में जो बताई गई थी, वो एनडीएमए के जो सरबराह हैं उनकी तरफ से, वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट रोज़ाना की कैपेसिटी पाकिस्तान ने कई महीने पहले डेवलप कर ली थी। अच्छा, अब बात यह है, और बड़ा सही सवाल है आपका, और मैं भी इस बारे में परेशान हूँ कि अगर हम कैपेसिटी अपनी जो है उसकी तो आधे टेस्ट भी नहीं कर रहे इस वक्त। ना सिर्फ ये बल्कि जो टेस्ट हम तकरीबन 4-5 माह पहले रोजाना की बुनियाद पे करते थे, तकरीबन उतने ही अब भी कर रहे हैं। आपने कहा कि कम क्यों हुए? कम नहीं हुए, ज्यादा हुए, थोड़े से, लेकिन थोड़े से ज्यादा हुए। उस वक्त तकरीबन 30,000 की एवरेज थी, इस वक्त तकरीबन 35,000 की एवरेज चल रही है लगभग। तो सवाल ये है कि पिछले 4-5 माह में हमने पाकिस्तान में बावजूद इसके कि हमारी सलाहियत है रोज़ाना टेस्ट करने की 1 लाख से ज़्यादा, तो हमने इसके अंदर एफर्ट क्यों नहीं की और अपने टेस्ट क्यों नहीं बढ़ाए? इस सवाल का जवाब क्लियरली होना चाहिए। मुझे मालूम है मुश्किलात हैं, मैनेजरियल इश्यूज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये तमाम चीज़ें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ऐसी सूरत हाल में कि जब टेस्ट जो हैं वो एक बड़ी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ये जानने के लिए कि बीमारी के फैलाव की क्या सूरत हाल है मुल्क के अंदर। मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ।
जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक टर्म यूज़ की जाती है, वेव 1 से वेव 2 कह लीजिए या ब्रेक बिटवीन 2 पॉइंट्स कह लीजिए, इस सारे के अंदर हमारे पास एक एम्पल मैसिव टाइम था गवर्नमेंट के पास। ज़ाहिर है, अब गवर्नमेंट एनसीओसी जो रूह रवाएँ जो चला रहे हैं, सवाल का जवाब वो बेहतर देने की पोजीशन में होंगे, लेकिन आप बहुत करीब से इन सारे मामलात को हेड कर चुके हैं, देख चुके हैं। ये बताइए कि आपकी क्या राय है कि हमारी गवर्नमेंट क्यों फेल हुई है कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर? यानी हम अपने करंटीना सेंटर्स देख लें, हम अपने हॉस्पिटल्स देख लें, हम डॉक्टर्स को मिलने वाले पीपीई सेट्स देख लीजिए, डॉक्टर की टेस्टिंग देख लीजिए, हॉस्पिटल्स के अंदर बढ़ते केसेस देख लीजिए। आज भी पिम्स के अंदर जो है वो डॉक्टर्स की वो एक प्रेस टॉक थी, उसके अंदर उन्होंने गिले शिकवों की एक अंबार लगा दी। उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी एक और मिसाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब से 18 दिन कबल और फिर 19 दिन कबल, एक दिन वज़ीराबाद, एक दिन सवाद में ख़ुद बड़े जलसे और इज्तिमा से खिताब करते हैं। तो इसके अंदर गवर्नमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग पे आप क्या कहेंगे और इसको स्प्रेड करने में गवर्नमेंट के रोल के बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन जी बात यह है कि किसी भी मुल्क के अंदर जब बीमारी का आउटब्रेक होता है तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट का रिस्पांस या सिस्टम का रिस्पांस कह लें, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑलरेडी हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी क्या है, आपकी हेल्थ इमरजेंसी को डील करने के लिए आपकी तैयारी कितनी है, प्रिपेयर्डनेस का लेवल क्या है। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान ने कभी भी एक सिस्टमेटिक तरीके से पीस टाइम्स में ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जब इमरजेंसी नहीं होती तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी भी वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतहों पे भी हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए काम नहीं किया। ये जो कि बहुत बड़ी एक वीकनेस है, जो बहुत बड़ा लैक्यूना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी से फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमने फिर अब पहली जो वेव थी उसको क्यों इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर लिया। उसकी वजह ये थी कि एनसीओसी एक तो खैर हमने खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत अर्ली काम शुरू किया और जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे उनके ऊपर तवज्जो दी, पॉइंट ऑफ एंट्रीज को रीइंफोर्स किया, अपनी कैपेसिटी फटाफट बढ़ाई और फिर जब एनसीओसी बन गई तो फिर उसमें बहुत तेज़ी आ गई। मिलिट्री सिविल अरेंजमेंट जो है वो इट रियली वर्कड। अच्छा, अब जब वो पहली सक्सेस जब हो गई तो उसके बाद से अब तक मैं ये वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि जो काम होना चाहिए था इस दौरान वो नहीं हो पाया और जिस तरीके से हमें वो मोमेंटम बरकरार रखना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो सर ये किसका एनसीओसी का फेलियर है, किसका फेलियर है, प्रोविंशियल है, फेडरल है, किसका फेलियर है? आपको ये जिम्मेदार ठहराएं। मैं ये समझता हूँ जी कि ये मिनहसुल कौम हमारा फेलियर है। सर कौम को तो इस वक्त आप ना बीच में लाइए, कौम बेचारी तो ऑलरेडी इफेक्टेड है। ये तो गवर्नमेंट के पार्ट पे है ना। गवर्नमेंट के पास पहली और सेकंड वेव के अंदर एक टाइम आया जिसमें वो कैपेसिटी बढ़ा सकती थी अपनी। गवर्नमेंट ने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, लोगों को पहले वो इकोनॉमिकली क्रंच है, उसके बाद कह रहे हैं जी आप और दोबारा लॉकडाउन के अंदर जाएं। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ जी कि तमाम वो लोग के जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, मेरे ख्याल में उनको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी। ठीक है। अच्छा, एक और अहम सवाल सर, जो कोरोना है उसका गालिबन पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी को आया इस साल, ठीक है जी। इस केस के आने के बाद हमने जो मेजर्स लिए, उससे पहले भी मेजर्स बहुत सारे शुरू हो चुके हुए थे। इन मेजर्स में हमने जो पाकिस्तान में, जिस तरह आपने जिक्र किया एंट्री एग्जिट वाला था, उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट चेक रखा गया और चाइना से आने वाले लोगों से, फिर इसके अलावा ताफ्तान जो बॉर्डर है वहाँ से आने वाले लोगों में बड़ा टेस्ट हमने रखा, चेक रखा हमने। ये बताइए कि इस वक्त एपी सेंटर क्या है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, वन पॉइंट जहाँ से इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है या हो सकता है कोरोना वायरस? नहीं, अब तो देखिए ना, जब एक इन्फेक्शन फर्स्ट वेव में इतनी फैल गई तो अब तो सूरत हाल ये है कि इसकी ट्रांसमिशन लोकल है प्रीडोमिनेंटली। किस चीज़ से सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन है सर? कोई एक पॉइंट जिस एक पॉइंट की वजह से आप कहेंगे दिस इज द बिगेस्ट एपिसेंटर ऑफ स्प्रेड? पाकिस्तान के अंदर? जी, पाकिस्तान के अंदर। देखें, ये उंगली रखनी किसी चीज़ के ऊपर बहुत मुश्किल होती है, सिवाय ये कहने के कि जितनी भी पुरहुजूम जगह हैं कि जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा है और वहाँ पे एहतियात कम से कम है, वहाँ से बीमारी फैलती है। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
और इसमें अब आप ये देख लें कि पुरहजूम जगह कहाँ-कहाँ होती हैं, दुकानों में, कारोबार में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, स्कूलों के अंदर, अदारों के अंदर, तो मस्जिदों के अंदर। तो ये वो तमाम हमारे यहाँ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे शादियाँ बहुत बड़ी वजह है, जलसे जुलूस आपने जिस तरह ज़िक्र किया बहुत बड़ी वजह है। तो ये तमाम वो जगह हैं कि जहाँ पे लोग मैक्सिमम इंटरैक्ट करते हैं और जब इसका नतीजा ये होता है कि बीमारी तेज़ी से फैलती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे, आपने एक आर्टिकल भी लिखा ज़हनी अमराज के हवाले से और इसको एक बीमारी के तौर पे पाकिस्तान में जाने के हवाले से 60 से 65% से ज़्यादा, ये भी आपने जिक्र किया कि जो लोग हैं जिनके जहनी मर्ज़ हैं उनका ताल्लुक़ उनके बचपन से, उनके अर्ली चाइल्डहुड से जाकर मिलता है। ये बताइए कि आज का इस कोरोना वायरस में परवान चढ़ता बड़ा होता जो हमारा बच्चा है, वो आने वाले वक्त में कितने और किस किस्म के चैलेंजेस से निबड़ा होगा? जी वही बात है जो मैंने पहले हेल्थ सिस्टम के बारे में की कि चूँकि हमारा सिस्टम मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, ऐसे में जब कोई हेल्थ इमरजेंसी भी आ जाती है, तो लोगों के अंदर जो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी और जो उसकी वजह से तफक्कुरात पैदा होते हैं, तो उनमें परवान चढ़ता हुआ इंसानी ज़हन जो है, वो ज़ाहिर है कि उतना मज़बूत और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और ज़्यादा वल्नरेबल होगा फॉर मेंटल प्रॉब्लम्स। इसीलिए मेंटल हेल्थ जो एस्पेक्ट है कोविड-19 का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए पहली वेव में तो ख़ास तौर पे मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स दिए गए कि जिसमें ना सिर्फ लोगों के जो तफक्कुरात थे और जो उनकी एंग्ज़ायटी थी, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई थ्रू टेलीमेडिसिन, बल्कि जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी एंग्ज़ायटीज़ को भी एड्रेस करने के लिए हमने हेल्पलाइन क्रिएट की। आई होप कि वो अब भी चल रही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि उसके साथ-साथ मेंटल हेल्थ पे भी काम करें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद, आप एक वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत थे, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया।